या कुछ बड़ा करें, उनका इतनी अपेक्षा रहती है कि हमारा बेटा और बेटी एक अच्छा इंसान बने। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दादाजी ने एक बार बोली थी जब मैं जाने लगा कि बेटा जो समाज में अपनी इज्जत इतनी बना कि जो हम है ना उसको ही अगर तुम लोग रख लो तो वो बहुत बड़ी बात है। बेटा ऐसा काम मत करना, जयपुर तू जा रहा है 500 किलोमीटर दूर है। उस टाइम नए नए ये संसाधन आए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको जानकारी नहीं थी कि ऐसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। क्या बेटा तू 500 किलोमीटर दूर जावा है, तेरा किया बात करा तो गलत संगत में ना पड़ जाए। तो मैंने एक चीज़, और स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से जब भी मिलता था, मैं मेरे प्री के बाद मिला, मेंस के बाद मिला, तो ये हमेशा से मेरे को देते आओ जज साहब। तो मैं इनको हंसता था, गुरुजी अभी तो मेरा मेंस बाकी है, इंटरव्यू बाकी है। तो ये बोले कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतना आत्मविश्वास है आपके अंदर कि आप तो जज बनोगे ही बनोगे। तो मैं बोला गुरुजी अभी तो थोड़ा समय है, तो कि चिंता ना करो, थे तारो कर्म करो यार, बाकी फल की चिंता गुरु महाराज पर छोड़ रहे, और मैं अठे बैठे मैं था को भी थे, जज बनोगा ही बनोगा। तो जब ये कॉन्फिडेंस उनको मेरी बॉडी से दिखा तब उन्होंने मुझे बोला, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। आपकी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हर बार रहती है माइंड में कहीं ना कहीं, तो उसको आपको हटाने के लिए आप अपने परिवारजन से, जैसा कि अभी रमेश जी ने बताया कि परिवार से अच्छा इनके पिताजी मित्र थे, तो मैं बोलता हूँ कि परिवार से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। अब मैं जिस शख्सियत को आपसे रूबरू करवा रहा हूँ, हम हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो अपना सर्वस्व कुछ भी हो, अपनी सफलता असफलता, अपने सुख दुख, सबको अपने परमपिता परमात्मा गुरु जम्बेश्वर भगवान को साक्षी मानकर उन पे छोड़ देते हैं। और एक तरह से यूं कहूं कि वो सबकी भलाई की कामना करते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत सुदृढ़ संस्कारों से और बहुत ही सुदृढ़ संयुक्त परिवार से निकली एक शख्सियत डेनिस बिश्नोई आरजेएस के रूप में आज हमारे सामने मौजूद है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके दादाजी श्री शिव प्रताप जी कड़वासरा, पिताजी श्री रविंद्र जी बिश्नोई, आप रविंद्र जी बिश्नोई एडवोकेट हैं रायसिंह नगर से और बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व के धनी हैं। मुझे ऐसा आभास होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी कानूनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलता होगा तो वो सबसे पहले तो उनका जो व्यवहार है, उनकी जो मुस्कुराहट है, उसको देखकर ही वो भूल जाता होगा। और वही मुस्कुराहट, वही सौम्यता और वही संस्कार विरासत में डेनिस बिश्नोई को भी मिले हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सतजंडा गांव से आते हैं और रायसिंह नगर तहसील से, और आपने कॉलेज की जो शिक्षा है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से दिसंबर 2020 में बीए एलएलबी में पास आउट हैं और 2021 के प्रथम प्रयास में आप आरजेएस चयनित हुए। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर्वप्रथम परमपिता श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मलीन स्वामी श्री राजेंद्रानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। आचार्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज, उपस्थित साधु संत को प्रणाम। सम्मानित मंच के उस पार विराजमान आदरणीय व्यक्ति और लाइव संवाद के माध्यम से जुड़े हुए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि संदीप जी ने बताया कि मैं एक संयुक्त परिवार से आता हूँ, तो मेरी शिक्षा और सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बहुत सब लोग होते थे संयुक्त परिवार में। तो मेरी स्कूली शिक्षा वहीं रायसिंह से ही हुई है और हम सब बच्चों की शिक्षा के लिए ही मेरे पिताजी शहर की तरफ प्रस्थान किया था। वो अपनी वकालत तो शहर से गांव अप डाउन करते थे, बट हमारी शिक्षा को महत्व को देखते हुए उन्होंने शहर की तरफ प्रस्थान करना उचित समझा। हम सभी संयुक्त परिवार में 6 भाई बहन थे, तो उन सब की शिक्षा के लिए शहर की तरफ प्रस्थान किया और मेरी स्कूली शिक्षा वहीं रायसिंह में विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हुई थी। उसके बाद जैसा कि फील्ड की अभी सब बातें कर रहे थे कि फील्ड कैसा है क्या है, तो मैंने 11th-12th साइंस की फील्ड से किया था। तो जब 12th का रिजल्ट आया और उसके बाद मेरे से पूछा गया कि आगे क्या करना है भविष्य में, तो जब मैंने घर पे बताया कि मेरे को तो 5 ईयर लॉ कोर्स करना है, एलएलबी की पढ़ाई करनी है, तो एक सडन मोमेंट के लिए वो सब हैरान हो गए मेरे घर वाले कि बच्चे ने ली तो एक साइंस थी, मेडिकल फील्ड लिया और उन्होंने तो कहीं ना कहीं मन में सपना बना लिया था कि बेटा डॉक्टर बनेगा। बट मैं कुछ और उद्देश्य के साथ साइंस लिया था, क्योंकि लॉ के लिए आपको कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मेडिकल नॉन मेडिकल हो। और आज का अगर अपने एनएलयूज में सर्वे देखते हैं तो मोस्टली मेडिकल लाइन के बच्चे ही एलएलबी कर रहे हैं। तो मुझे एलएलबी का हुआ तो घर वालों ने मुझसे पूछा कि बेटा एलएलबी क्यों करनी है। सबका प्रश्न था कि कहीं पिताजी वकील है तो उनका जो आपको पैशन है वो करना है या उनकी विरासत को संभालना है। तो बहुत हैरानी हुई मुझे उस समय कि वो लोग ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं।
बट आज जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आता है कि वो प्रश्न क्यों कर रहे थे। वो मेरी सोच को एक नज़रिए का मेरा एक टेस्ट था, बट मैंने उस प्रश्न का एक सेकंड मेरा समय व्यर्थ ना करते हुए जवाब दिया कि मुझे न्यायिक सेवा के लिए मेरे परीक्षा की तैयारी करनी है और उसके लिए एक एलएलबी मेरा एक जरिया है, और उसके बिना मैं उस न्यायिक परीक्षा की सेवा में अपनी प्रेजेंस नहीं दे सकता। उस कंपटीशन की एक डिग्री है जो कि एलएलबी मेरे को करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए मैंने एलएलबी चूज़ किया। उन्होंने देखा बेटा आप सोच लीजिए कि आपको न्यायिक सेवा में जाना है। मैं कहा जी मैंने सोच लिया कि अगर आपको मेरे वाली जॉब कर दे, मेरे वकालत ही करनी, तो आप यहीं पढ़ के कर सकते हैं मेरे साथ, मैं नहीं, मेरे को न्यायिक सेवा में ही करना है। तो इसीलिए मैंने मेरे लक्ष्य निर्धारित करके 2015 में राजस्थान विश्वविद्यालय में 5 ईयर लॉ कोर्स के लिए एडमिशन लिया, और उसी के साथ साथ प्रथम प्रयास में आरजेएस में चयन हुआ, और मेरे चयन होने के बाद मैंने मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया एलएलएम, वो भी मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही कंप्लीट की है। बहुत धन्यवाद डेनिस जी। डेनिस जी, मैं चूँकि हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं तो वहाँ अक्सर संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस विषय पर आपको इसलिए जानबूझकर लाना चाहता हूँ कि संयुक्त परिवारों का भी अपना एक महत्व है, और कहीं ना कहीं संस्कार जो होते हैं वो व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो मैंने जितना आपको, आपके जीवन को जाना है, तो मैं ये समझ पाया हूँ कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके संयुक्त परिवार की, पारिवारिक संस्कारों की एक अमिट छाप है आपके ऊपर। तो इसे आप कितना प्रभावी मानते हैं? जैसा कि आपने बोला कि विषय ये मेरा सबसे फेवरेट विषय है संयुक्त परिवार का। हर चीज़ की एक अपनी रहती ही है। तो जो आप बोल रहे हैं कि संस्कार की ओर बात रहती है, तो संयुक्त परिवार से मुझे बहुत कुछ सीखने को ना, एक सीमित दायरे के अंदर ही बहुत कुछ मिल गया सीखने को। मुझे कोई रोल मॉडल के लिए बाहर सर्च नहीं करना पड़ा। अभी किसको मैं अपना इंस्पिरेशन मॉडल मानूं? जो संस्कार आते हैं वो आपको आपके माता पिता या परिवारजन बताते नहीं है, उनको देख के ही सीखा जाता है। तो मुझे इस चीज़ का जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का था, वो मुझे मेरे परिवार में ही शुरुआत से ही उस चीज़ की मेरी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। जो मैंने संस्कार सीखे उसका मेरे को संयुक्त परिवार से ही सीखने को मिला। मैंने देखा कि मेरे दादाजी भक्ति के अलावा कुछ नहीं है उनको, भाई परिवार में क्या चल रहा है क्या नहीं है उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी भक्ति से मतलब था। तो मैंने उनसे ये सीखने को मिला कि हाँ, भक्ति में ही शक्ति है, कि जो आप अपना कर्म कीजिए फल की चिंता क्यों करते हैं। तो वो हमेशा मेरे भक्ति में ही रहते थे। तो मैंने देखा, उनसे भक्ति सीखी, पिताजी और उससे प्रेम सीखा, स्नेह सीखा कि आपस में कैसे रह जाता है। तीनों भाइयों को हर पर्सन के विचार में मतभेद आते हैं, बट उन मतभेदों के साथ आप कैसे रहते हैं, ये चीज़ संयुक्त परिवार से सीखने को बहुत कुछ मिली मुझे। पिताजी तीनों भाइयों को जब देखता था कि किसी एक पे कोई आँच आती है तो कंधे से कंधा मिला के तीनों खड़े रहते थे। तो ये चीज़ पीछे हम भाई बहनों ने सीखी। तो हर कोई पूछता है मुझसे कि आपके सगे भाई बहन हैं, तो मैं एक चीज़ हमेशा पूछता हूँ कि सगे और असगों में क्या है, सगे और पराये में क्या फ़र्क है। अगर मन में प्रेम है तो पराया भी अपना बन जाता है, अगर मन में प्रेम नहीं है तो सगा भी पराया बन जाता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि जो हम परिवार में जिन मूल्यों को ग्रहण करते हैं वे मूल्य भी हमारे कहीं ना कहीं आगे काम आते हैं, और उन्हीं मूल्यों से हमारे एक सुदृढ़ जीवन का निर्माण होता है। डेनिस जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो एक युवा पीढ़ी जिस तरह से न्यायिक सेवा में जाने के लिए अग्रसर हैं, तो उन्हें आप अपनी प्रिपरेशन के लिए और क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव तो मेरा एक ही है। मैंने मेरे प्रिपरेशन जब स्टार्ट की तो 5 एक फॉर्मूला बनाया कि 5 चीज़ें लिखी, अगर ये चीज़ आप में है तो आप हर कंपटीशन में आप पास और फेल का क्या करना, अपने को तो एक पेपर दे के आना है। तो मैंने 5 चीज़ों का मूल मंत्र बनाया: हार्डवर्क, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन एंड नॉट टू बी ओवर थिंकर। सबसे पहले तो आप कठिन परिश्रम कीजिए। जब तक आप कुछ कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको सफलता का आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। हर चीज़ सेक्रीफाइस तो मांगती है। मुझे भी होता था कि बाहर घूमने जाऊं, ये करूं, तो वो कठिन परिश्रम मुझे दिखता था कि मेरा लक्ष्य क्या है, क्या चीज़ मैं घर से लेके चला था, वो लक्ष्य कंप्लीट करना है। तो हार्डवर्क के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। और आप कई, जैसे अभी दोनों वक्ता ने बताया, अमित जी ने बताया, रमेश जी ने बताया कि पेशेंस, अटेम्प्ट, तो ये चीज़ें जब तक आप पेशेंस, संयम नहीं होगा आपके अंदर, तो आप कोई भी कंपटीशन में बैठने के काबिल नहीं होगे। आप में संयम बहुत है। पढ़ाई करके पहले नींव तैयार करने में, कोई सी भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं तो कम से कम मैं मान के चलूँगा कि 7 से 8 महीने तो मिनिमम है कि आप एक बार किसी कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो वो अगर पेशेंस ही नहीं है आप में, तो आप 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसका रिवीजन की तो कोई इन्फिनिटी है।
कोई फिक्स टाइम नहीं, टाइम्स नहीं है भी 15 टाइम कर लो, 10 टाइम्स रिवीजन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप में वो संयम नहीं आएगा ना, पेशेंस, तो वो चीज़ मैंने देखा कि मेरे को संयम बनाना है। उसके बाद डेडिकेशन की बात आती है, दृढ़ निश्चय कर लिया अभी बनना है तो बनना ही है। तो ये नहीं सोचता था कि प्रथम प्रयास, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ये सोचता था कि बनना है, मुझे ये था कि बनना है बस, और कुछ नहीं है। तो जब मेरे को एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मेरे परिवार का सहयोग मिल रहा है, तो क्यों ना मैं ये लक्ष्य को प्राप्त करने में दृढ़ संकल्प कर लूँ कि हाँ ये बन के ही घर पे जाना है। तो ऐसा कोई मेरे पे प्रेशर नहीं था फैमिली का, बट ये था कि एक परिवार में एक जब इतना मेरे को सपोर्ट मिल रहा है कि मुझे घर पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई बहन सब चीज़ें संभाल रहे हैं घर पे, माता पिता संभाल रहे हैं, तो मैं उस चीज़ का एक, वो बोलते हैं ना एक आपदा में वो आप जब एक कोई अपॉर्चुनिटी आती है, गेन करते हैं, तो मेरे पास वो मौका था, तो क्यों ना उस मौके को मैं अपना एक प्लस पॉइंट बना के एक मेरे परिवार के लिए और समाज के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करूं। इसलिए मैंने वो दृढ़ संकल्प बनाया कि मेरे को ये तो करना ही करना है। इसके बाद बात आती है कॉन्फिडेंस। अगर आप में आत्मविश्वास ही नहीं है, आप पहले दिन बोलते हैं कि मेरे को न्यायिक सेवा में जाना है या यूपीएससी की करना है, आरएस का करना है, तो जब आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, आपका बहुत कुछ जो सफलता के रास्ते पे आप चलेंगे, जो जर्नी आपने सोचा है, लक्ष्य, उसमें आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव पर्सन भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे। जैसा कि रमेश जी ने बताया कि काफ़ी ऐसे भी होते हैं कि नहीं छोरा तेरा तो कौन ही हुआ है, और कुछ बोलेंगे नहीं छोरा तू डेफिनेटली कर ले। तो वही चीज़ है कि आपको नेगेटिव तो साइड रखते हुए आप ये देखो कि पॉजिटिव क्या है आपके साथ, वो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर पहले डेवलप करो। जब आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ, तभी आपके दोस्त और साथी है वो बोलेंगे कि हाँ तुम कर सकते हो। तो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो खुद से डेवलप करना सीखो आप। उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज भी दिखेगा, तो आपकी फैमिली आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, चाहे उनकी कंडीशन फाइनेंशियली या कैसे भी ना हो, बट वो फिर भी आपको एहसास ना तो होते हुए भी आपको उस आपके लक्ष्य के लिए सपोर्ट करेगी। ये 4 चीज़ें तो मैंने सोचा था कि मेरे हाथ में है, बट बात आती है नॉट टू बी ओवर थिंकर, 5वीं चीज़, ये सारी मेरे हाथ में नहीं थी। ये चीज़ें गुरुजनों के पास हाथ में, मेरे हाथ में, परिवारजनों के, आप सबके साथ हाथ में थी। 4 चीज़ें मैंने की, 5वीं चीज़ के लिए मैंने घर पे बोला कि ये चीज़ें कैसे करनी है। तो मैंने देखा गुरुजी से जितनी बार भी मिलता था, सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ का देखा भी नॉट टू बी ओवर थिंकर का कैसे अपने इस पर काबू की, भाई बार बार ना सोचे कैसा क्या होगा। तो ब्रह्मलीन श्री स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज ने जब इस पावनधरी लालासर साथरी को, मैंने सोचता था कि निर्माण के लिए जब उन्होंने सोचा होगा, तो उन्होंने ये थोड़ी सोचा होगा कि आज ये धाम इतना सुनहरा अपने को देखने को मिलेगा। तो उनसे मैंने सीखा कि हाँ ठीक है, आपने जो अपना डेडिकेशन और टारगेट बनाया उसको पूरा करना है। तो स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से जब भी मिलता था, मैं मेरे प्री के बाद मिला, मेंस के बाद मिला, तो ये हमेशा से मेरे को देते आओ जज साहब। तो मैं इनको हंसता था, गुरुजी अभी तो मेरा मेंस बाकी है, इंटरव्यू बाकी है। तो ये बोले कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतना आत्मविश्वास है आपके अंदर कि आप तो जज बनोगे ही बनोगे। तो मैं बोला गुरुजी अभी तो थोड़ा समय है, तो कि चिंता ना करो, थे तारो कर्म करो यार, बाकी फल की चिंता गुरु महाराज पर छोड़ रहे जो, और मैं अठे बैठे मैं थाने को भी थे, जज बनोगा ही बनोगा। तो जब ये कॉन्फिडेंस उनको मेरी बॉडी से दिखा, तब उन्होंने मुझे बोला, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और इसमें परिवारजनों का तो जितनी मैं धन्यवाद करूँ वो बहुत बड़ी बात है। परिवार की सपोर्ट बहुत जरूरी है इसके लिए। बच्चा जब कोई तैयारी की बात करता है ना, तो उस परिवारजन को उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसा कि प्रथम प्रयास में नहीं हुआ तो बेटा के करा पा आगे को के करा। तो जब मैं पेपर की तैयारी के लिए गया, तो मुझे एक ही बात बोली घर वालों ने कि बेटा बिल्कुल रिलैक्स होके जा, ये कुछ नहीं है, अपना पेपर है, देख के आना, जो होगा भविष्य बहुत सुनहरा है आगे, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी कि मेरे पे कोई दबाव तो है नहीं, अपने को एक पेपर दे के आना है। और मानोगे नहीं, मैं सच में जब प्री देने गया, मैं इतना रिलैक्स हो गया कि सुबह तो मैंने एक दिन पहले तो पढ़ाई छोड़ रखी थी, मैं बिल्कुल, हाँ इतना जरूर होता था, मैं कोई भी पेपर देने जाता तो घर वालों से सबसे बात करके जाता था। आपकी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हर बार रहती है माइंड में कहीं ना कहीं, तो उसको आपको हटाने के लिए आप अपने परिवारजन से, जैसा कि अभी रमेश जी ने बताया कि परिवार से अच्छा, इनके पिताजी मित्र थे, तो मैं बोलता हूँ कि परिवार से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। आपको अपने नेगेटिव परिवारजन समझाएंगे तो अपने समझ जाएंगे, कोई और समझाता है तो अपने बोलते हैं कि वो तो यही बोले हैं, इन्हें केठा मेरे बारे में। तो वही चीज़ है कि मैं हर बार बात करता था उनसे कि तो मैं इतना रिलैक्स हो गया कि एक, हाँ मंडे टेस्ट दे के आना है, मेरे कॉलेज में हर मंडे को टेस्ट होते, तो मैं इस अकॉर्डिंग गया कि हाँ एक टेस्ट दे के आना है। और अपना एक जो आप होता है ना माइंड सेट करके जाइए कि हाँ पेपर के क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। मेरा माइंड सेट था, पेपर दे के आया, बार जो था वो मैंने सच बताया घर पे कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आएंगे, तो मेरे उतने ही आए। आंसर की आ जाती है सेकंड डे, बट उससे पहले ही मैंने बता दिया था कि मेरे अप्रोक्स इतने मार्क्स आएंगे। अगर मेरा खराब होता तो इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि घर पे आप बता दीजिए कि हाँ पेपर खराब है, झूठी उम्मीद सच है, क्योंकि उनको सच आज ही पता चल जाए। और ये नहीं कि आप परीक्षा में कोई भी कंपटीशन एग्जाम में उसमें आपको
पास है तभी आप सफलता है। अगर आपने सच्ची मेहनत और लगन की है ना, तो आपके घर वाले आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तूने पास नहीं हुआ पेपर में, वो ये बोलेंगे बेटा तूने 100% मेहनत की थी, बाकी का फल तो गुरु महाराज अपने आप जब समय आएगा तो देंगे। तो वो कहावत अगर पहले ही प्रयास में थोड़ा सौभाग्य था मिल गई, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं दादाजी की भक्ति का था कि मेरे को प्रथम प्रयास में सफलता मिली, वरना अगर प्रथम प्रयास में सफलता मिली तो वो कहावत झूठी हो जाती, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो फिर वही बात है कि अपने अगर फर्स्ट टाइम में सब कुछ मिल जाता है तो शायद अपने भगवान को या किसी को याद नहीं करते। तो यही बात है। और इसी के संदर्भ में जब मेरा मेंस आया तो मैं मेंस देने गया, बहुत रिलैक्स था। तो मैंने घर पे बोला कि नहीं आप लोग मत आना, चाहे मैं दे आऊँगा। तो घर वाले बोले कि नहीं बेटा हमें काम है जयपुर, तो मैं आवाँगा। तो मैं बोला ठीक है भैया आप आ जाना, देख लेना जैसे आपको सही लगे, बाकी पेपर मैं दे आऊँगा। तो वो आए 2 दिन पहले आगे कि हमें काम है। मैं चलो ठीक है भाई आप अपना काम करो। तो मेरे चाचा जी इतने उत्सुक थे कि वो 2-3 दिन पहले आ गए। पिताजी ने बोला कि चलेंगे 1 दिन पहले, क्या नहीं मैं तो 3 दिन पहले जाऊँ, छोरो कितने घबरा ना जाओ। तो वो जो आए तो क्या बेटा मेरे को तो काम है। मैं चलो ठीक है। तो फिर मैं पेपर देने गया तो सुबह उन्होंने मुझे एक बात बोली, क्या बेटा हमारे लिए तो तू मेंस दे रहे ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा सहयोग मैं उपेक्षा करूंगा यहाँ माता पिताओं से कि वो आप अपने बेटे और बेटियों को ऐसा सहयोग करें। वो मेहनत सच्ची मेहनत करेंगे तो आपको पता है आपका बेटा और बेटी सच्ची मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा सहयोग अगर मिले तो मैं हर बच्चा जरूर सफल होगा अपने जीवन में। तो उस चीज़ ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं मेंस में बिल्कुल रिलैक्स होके कि हाँ पेपर पूरा करना है और पेपर दे के जाना है। मेंस का पेपर मेरे 2 दिन चले, 4 पेपर हुए, 2 दिन पेपर दिए, फिर 4 दिन मैंने घर वालों के साथ अच्छे से मस्ती की। तो वो जो आपको सपोर्ट मिलती है ना परिवारजनों से, वो ही आपकी सबसे बड़ी ये इस कमी को अपने दूर कर सकते हैं। अब यहाँ रिजल्ट क्या रहेगा अपने, वरना इस चीज़ में रहते हैं यार रिजल्ट के रही घर का के कही। तो मैं इतना रिलैक्स हो गया यार घर के लिए तो घर वाले ये बोल रहे हैं, हालांकि उनके मन में थी कि हमारा बेटा मेंस पास करे बने, बट उन्होंने जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया ना, उस कॉन्फिडेंस ने मुझे इतना बूस्टअप किया कि मैं आराम से रिलैक्स होके और मेरा पेपर दे के आया। उसके बाद मैंने रिलैक्स किया और उनके साथ मस्ती की। और यही चीज़ रहती है कि ये 5 चीज़ें अपने जीवन में निर्धारित कर लो। ये 5 चीज़ मेरा मूल मंत्र था एग्जाम क्लियर करने का। बिल्कुल डेनिस जी, जिन जीवन मूल्यों की आपने बातें की है, निश्चित रूप से कि अगर कोई व्यक्ति सर्विस नहीं भी पा पाता है तो वो व्यक्ति अगर अपने जीवन मूल्यों के साथ जीवन जी रहा है तो उसका जीवन भी एक सफल जीवन ही माना जाएगा। और आपके जो जीवन मूल्य है, आप जो सीखते हैं अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं जीवन भर आपके साथ सदा आपके सहायक के रूप में आपके साथ खड़े होते हैं। हालांकि न्यायिक सेवा के जो अभ्यर्थी होते हैं वो अन्य जो सिविल सर्विसेज हैं उनके मुकाबले में बहुत कम होते हैं, वैकेंसीज भी बहुत नाम मात्र की होती है। लेकिन फिर भी मैं अंत में आपसे यही निवेदन करूंगा कि कुछ अभिभावकों के लिए और कुछ उन युवाओं के लिए जो न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं। मैंने देखा है कि अभी रिजल्ट आने के बाद सब पूछते हैं मीडियम इंग्लिश हिंदी में सही रहेगा या इंग्लिश में सही रहेगा। जैसा कि संदीप जी ने अभी बताया कि वैकेंसियां तो बहुत कम रहती है, बट वही बात है जैसे अमित जी ने बोला कि रिस्क तो आपको लाइफ में लेना ही पड़ेगा, बिना उस रिस्क के लाइफ का एंजॉयमेंट ही क्या। तो वैकेंसियां लिमिटेड रहती है, आपने सही बताया। 2 साल की वैकेंसियों को कंबाइन होकर मोस्टली पेपर होता है। मेरा बैच 140 का था, उससे प्रीवियस जो बैच था वो 197 का था। तो मैं ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो कि 120 सीट्स आई कम होगी, ठीक है जो है उसमें करना है ना अपने को। कोई अपने कहने से सीट ना तो कम होने वाली ना ज़्यादा होने वाली। आपने ये सोच लो कि 120 में से 1 सीट अपने को लेनी है। 119 के लिए देखते हैं, 1 सीट अपने को लेनी है। 1 सीट अपने को तो एक ही चाहिए और 1 सीट अपने लेके रहेंगे। तो जो ये मीडियम का डिफरेंस रहता है ना, कहीं ना कहीं आज इस लाइव संवाद और युवा सम्मेलन के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि ये मीडियम कोई मैटर नहीं करता। प्री में 15 मार्क्स की इंग्लिश आती है और 15 मार्क्स की हिंदी आती है, और मेंस में 50 मार्क्स का ऐसे का इंग्लिश का पेपर होता है और 50 मार्क्स का हिंदी का रहता है। तो आप ये बताइए कि हिंदी मीडियम पीछे कैसे रह गया? है तो सब बराबर ही ना, सबकी इक्वल वेटेज है। और लो पेपर में आपके पास अपनी ऑप्शन रहता है कि आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। तो वो जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके मेरे पास जितने भी कॉल आए तो कहीं ना कहीं मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हिंदी मीडियम वाले कहीं ना कहीं असहज हो रहे हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी है। तो उनको आज इस सम्मेलन के थ्रू और इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इक्वल वेटेज रहती है, ऐसा मीडियम कोई मैटर नहीं करता। तो जैसे अभी रवि जी क्या था आपने सुन रहे थे, 18 रैंक की हिंदी मीडियम में टॉपर थे वो। तो जो अगर आपके अंदर लालसा है कुछ करने की, आत्मविश्वास है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर तैयारी की बात रहती है तो यही है कि लो एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसको आपको बार बार रिवाइज करना होगा। आज अगर मैं न्यायिक सेवा में चयन हुआ हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, लॉ के साथ तो मेरे को डेली अपडेट रहना पड़ेगा। इससे ज़्यादा इस बात की गहराई को संदीप जी से ज़्यादा शायद कोई नहीं जान सकता, ये खुद एक अधिवक्ता हैं ही। तो इनको हमें इतना तैयार रहना पड़ता है कि सामने जज साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं, तो वकील कुछ भी नया आर्ग्यूमेंट लेके आ जाए तो आपको रहता है कि आप एक डाइस पे बैठे हैं। तो वही चीज़ है कि आप जितना लॉ को रिवाइज करेंगे ना, आज जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एक तो अच्छे से अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आगे क्या करना है, आज क्या करना है। एक शेड्यूल रहना चाहिए अपने। रात को जब सोना तो इतना रिलैक्स होके सोएं कि सुबह उठ के क्या पढ़ना है ये अपने माइंड में ग्राफ रहना चाहिए, एक इमेज रहनी चाहिए कि हाँ कल मेरे को इतना करना है। क्योंकि इस चीज़ को एक टारगेट तो निर्धारित आपको ही करना पड़ेगा, कोई फैकल्टी कोई आपको नहीं बता सकता कि आपका टारगेट क्या है। मे बी मेरा एक सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, एक बुरा हो सकता है, तो एक सब्जेक्ट मैं 5 दिन में करूँ, दूसरा सब्जेक्ट 10 दिन में करूँ, और मेरे दोस्त है उसका वो सब्जेक्ट अच्छा हो तो वो शायद 2 दिन में कर ले। तो इस चीज़ से घबराना नहीं कि उसने वो 2 दिन में कर लिया। तो ये जो टारगेट बनाते हैं ना आपको शेड्यूल कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि कितने सब्जेक्ट को कितना दिन देना है। जो कोई भी आपकी फैकल्टी होगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकता है कि इस टॉपिक को इतना पढ़ना है, ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अपना शेड्यूल रखिए। मेरा फिक्स शेड्यूल रहता था कि आज इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैं फिक्स रखता था कि आज ये टारगेट, ये सब्जेक्ट इतने दिन में खत्म करना है, और डिवाइड करके रखता था कि 5 दिन तो 5 दिन। एक दिन एक्स्ट्रा रखता था मैं हमेशा मेरे साथ कि एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए रखो कि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस दिन पढ़ने का मन नहीं है उस दिन प्रीवियस का रिवाइज कर रहे हो, तो एक दिन हमेशा मैं एक्स्ट्रा लेके चलता था। बट जितनी मेरी जर्नी थी शायद उसमें वो एक दिन एक्स्ट्रा की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को ऐसा रहता था कि एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, कब प्री की डेट आ जाए, कब मेंस हो जाए, बिकॉज डेट कोई फिक्स नहीं रहता। यूपीएससी का जैसे 1 साल का टाइम टेबल रहता है, ऐसा इसका कोई टाइम टेबल नहीं है फिक्स कि कब होगा। डेट्स आती है तो बिल्कुल, जैसे मेरी प्री की डेट आई थी 52 डेज पहले आई थी, मेंस की डेट सिर्फ 37 डेज पहले आई थी, इंटरव्यू की सिर्फ 15-20 दिन पहले आई थी। तो ये जो फिक्स नहीं है, आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहो कि अपने को तैयारी तो करनी उस हिसाब से है कि पेपर का कल ले ले, अपना 100% मेहनत की हुई है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो इसी के साथ यही चीज़ें हैं, और शेड्यूल आप बना के रखिए। हाँ, एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि जब भी आप पूरा दिन का शेड्यूल बना रखे हैं ना, वो जब आप पूरे दिन में पढ़ लेते हो ना, तो आपके अंदर इतना सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं किया, मैंने मेरा टारगेट था वो अचीव किया है। तो धीरे धीरे आपके अंदर ना वो आ जाएगी कि मेरे को टारगेट पहले अचीव करना है यार, ये 5 दिन का तो 4 दिन में खत्म करनी है। तो वो जो टारगेट अचीव करने की जो खुशी होती है ना, उसी चीज़ की आपको और आगे प्रेरणा देता है कि हाँ मेरे को जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो वो चीज़ें हैं। और एक जरूर बताऊंगे कि जब शाम को आप जब भी पूरा दिन का पढ़ लिया, रिलैक्स रहिए, उसके लिए आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो कीजिए। तो मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ऐसे रहता था, गुरुजी के भजन सुनता था डेली शाम को एक, और मेरा एक फेवरेट भजन होता था कि बाबो जाने। गुरुजी का जो भजन था कि बाबो जाने, तो बस वही ठीक है, मैं मेरा दिन का पढ़ गया, मैं सेटिस्फेक्शन था कि हाँ मैंने पढ़ लिया। तो अब भाई ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर गुरु महाराज जानते हैं कि क्या होगा। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे, अपना जो भी टारगेट आपने डेली का शेड्यूल बना लिया, शाम को 10 मिनट 15 मिनट खुद को जरूर दीजिए कि हाँ मैंने आज का ये करके आया, और जो मेरा टारगेट था वो अचीव है, नेक्स्ट डे का टारगेट ये है। और हाँ, जो भी आपका अच्छा दोस्त है, परिवारजन है, किसी से भी 10-15 मिनट जरूर बात कीजिएगा। मैं शाम को आता था तो डेली घर पे बात करता था कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा। जो भी आपका दोस्त है जिसके साथ आप कंफर्टेबल है हर चीज़ डिस्कस करने के लिए, अगर नहीं भी पढ़ाई करके आता था तो बता देता था कि घर पे आज मैं कम पढ़ गया हूँ, पीछे का रिवाइज करके आया हूँ। तो ये चीज़ें जो है, आप कोई भी एक अच्छा सच्चा दोस्त रखिए, या परिवार में आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो हर चीज़ वो डिस्कस कीजिए। आप अपने अंदर मत रखिए, डिस्कस कीजिए। हाँ ऐसे टारगेट बना लिया, मे बी उनको जिनके साथ आप डिस्कस कर रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि कैसे होगा, बट कहीं ना कहीं आपको एक मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसी चीज़ में मेरे दोस्तों का बहुत अच्छा सहयोग रहा मेरे साथ। हमेशा वो मेरे को बोलते थे कि तेरे को करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनको मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये जरूर बनेगा, और वो हमेशा अपडेट लेते थे। मेरा फ़ोन ऑफ आता था, वो मैसेज ड्रॉप करते, कैसे भी करते, मेरे से वीकली जरूर अपडेट लेते थे कि कैसे क्या करना है। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है, आपको बहुत बूस्टअप मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ऐसे दोस्त भी रखिए। और बस यही है चीज़ कि खुद को शाम को रिलैक्स रखना, खुद को चाहे कितनी बड़े कंपटीशन की तैयारी करो, 10 मिनट खुद को लिए बहुत रिजर्व रखना बहुत जरूरी है, तभी इस माइंड में रिलैक्सेशन रहेगा। और जो अपने बात बोलते हैं कि भूल जाते हैं बार बार, अगर सब कुछ याद रहने लग जाए तो फिर दिमाग की वही बात है, एक स्टोरेज लिमिटेड ही रहती है। तो लो सब्जेक्ट ऐसा है कि बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ में भूलेंगे नहीं तो अपने साथ बुरे इंसिडेंट होते हैं, दुख होते हैं। तो वही चीज़ें अगर भूलने की प्रक्रिया अपने मनुष्य के शरीर में नहीं होती तो शायद अपने कभी झगड़ा नहीं भूल पाते, इतना प्यार प्रेम नहीं रह पाता। तो इसलिए वो घबराना नहीं कि भूल जाता हूँ मैं, भूल नहीं, वो एक जीवन का पार्ट है। आप भूल जाते हैं तो डबल मोटिवेट हो जाएगी कि पिछली बार ये भूल कैसे गया मैं, दुगने जोश के साथ उस चीज़ को कवर अप कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डेनिस जी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि श्री किशन लाल जी कड़वासरा साहब भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वरिष्ठ भामाशाह और समाज सेवी श्री किशन लाल जी कड़वासरा साहब। अब चूंकि हम काफ़ी देर से जिन चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब चूंकि हम काफ़ी देर से जिन परिदृश्यों के ऊपर विचार कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा विषय को बदल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डेनिस, 2 मिनट का समय है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरे विषय संदीप जी दानिया जी ने अच्छा मन संचालन किया और मेरे विषय से रिलेटेड तो सब कुछ कवर कर लिया इन्होंने, बट 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आज की युवा पीढ़ियों के साथ साझा करना चाहूँगा कि जो 2-3 चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आप सबके साथ साझा करूँगा कि ये 2-3 जीवन में मूल अपने को जरूर अपने अंदर रखना कि है। हाँ, 1-2 अपने टारगेट है लाइफ के कि सबसे पहले तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अपने कुछ सफलता पा लेते हैं ना, उसके बाद जो अपने भी आ जाता है एटीट्यूड सा थोड़ा देखने को मिलता है। मैंने हमेशा एहसास किया कि रिजल्ट के बाद सब यही क्यों बोलते हैं मुझे, तो उस चीज़ का मैंने कंक्लूजन निकाला। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी कहीं पे कि जो सफलता का रास्ता होता है ना, उस पर मैं शब्द कभी नहीं होता, उस पे शब्द होता है हम। तो ये चीज़ जरूर रखना, आप अपने जीवन में कुछ भी मुकाम हासिल कर लेते हैं ना, तो सफलता में कभी ये मत बोलना कि मैंने प्राप्त किया। सफलता हमेशा हम प्राप्त करते हैं। कुछ दृश्य होते हैं कि दिखते हैं, कुछ दृश्य दिखते नहीं है। जो दिखते नहीं है वो दिल की गहराइयों को और मन की गहराइयों से देखा जा सकता है। तो जो ये मैं आज मानता हूँ कि न्यायिक सेवा में सफल हुआ ना मैं, तो ये मेरी सफलता नहीं है, ये मैं एक बहुत खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि समाज की सफलता में मैं एक छोटा सा मेरा योगदान दे सका हूँ। तो ये जो सफलता है वो समाज की सफलता है, मेरी सफलता नहीं है। एक परिवार और एक समाज के लिए कुछ करना था, जीवन में सोचा था बचपन में कि कुछ हटकर करना है, तो इसीलिए मैंने न्यायिक सेवा का टारगेट भी बनाया था। और आज भी मैं ये मानता हूँ कि समाज के लिए सफलता में छोटा सा अपना योगदान दिया है। तो सब युवा भाइयों से यही मैं और बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन का कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, तो आपकी सफलता नहीं, अपना सौभाग्य है कि समाज की सफलता में अपना 1.1% अपनों योगदान दिया है। तो और अपनी जो मूल पूंजी है ना, वो ये परिवार और समाज ही है। ये नौकरी पैसा कुछ नहीं है, ये मूल पूंजी जो पूंजी है वो आपका परिवार और समाज ही है। नौकरी तो 60 साल के बाद कहीं चली जाएगी, बट परिवार और समाज कहीं नहीं जाएगा आपका। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ साझा करने आया हूँ कि एक कभी भी ऐसा काम मत करना जिसके आपके माँ बाप से अपने खुल के उस विषय पे चर्चा ना कर सके, या अपने माता पिताओं को अपनी वजह से समाज में आंख या से नीचा करना पड़े। अपने माता पिताओं की अपने से एक ही उपेक्षा है कि हमारा बेटा या बेटी एक अच्छा इंसान बने। उनकी ये उपेक्षा नहीं रहती कि बेटा कोई बड़ा अफसर बने, कलेक्टर बने, या न्यायिक सेवा में जाए, या कहीं कुछ IAS करे या कुछ बड़ा करे। उनका इतनी उपेक्षा रहती है कि हमारा बेटा और बेटी एक अच्छा इंसान बने। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दादाजी ने एक बार बोली थी जब मैं जाने लगा कि बेटा जो समाज में अपनी इज्जत इतनी बना कि जो हम है ना, उसको ही अगर तुम लोग रख लो तो वो बहुत बड़ी बात है। बेटा ऐसा काम मत करना, जयपुर तू जा रहा है 500 किलोमीटर दूर है। उस टाइम नए नए ये संसाधन आए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको जानकारी नहीं थी कि ऐसे कांटेक्ट में रह सकते हैं कि बेटा तू 500 किलोमीटर दूर जावा है, तेरा किया बात करा, तू गलत संगत में ना पड़ जाए। तो मैंने एक चीज़ धारणा करके गया था कि कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे अपने समाज का और परिवार का कि उनको झुकना पड़े। तो यही उपेक्षा रहती है, और इस उपेक्षा पे खरे उतरने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अपने को कोई कड़ी मेहनत और कठिनाई का सामना करने की जरूरत नहीं है। परमपिता गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो 29 नियमों का एक कायदा अपनों के लिए बना के गए दायरा, कि वो 29 नियमों की अपने पालना कर लेते हैं तो 100% अपने एक अच्छे इंसान बनेंगे। और अपने एक माता पिता की जो बेसिक उपेक्षा है अपने से, मूल उपेक्षा उनकी, वो जरूर पूरा करेंगे। तो वो जो अपने उपेक्षा पूरी कर देते हैं तो मान लीजिए कि अपने माता पिताओं का, अपने बुजुर्गों का जीवन सफल हो गया, यही उनकी उपेक्षा रहती है। एक चीज़ और बोलूँगा, एक थोड़ा जो युवा जो मेरे साथी उनको एक मैसेज दूंगा कि नाम से काम नहीं होता और काम से नाम होता है। काम ऐसा करना कि नाम बन जाए, और नाम ऐसा बनाना कि नाम लेते ही काम हो जाए। तो यही चीज़ है। और अंत में मैं गुरुजी स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये मंच पे बुलाया, आमंत्रित किया। और
उपस्थित विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और अध्यक्षकर्ता और मंच का सभी का बहुत, और जिन्होंने मुझे सुना, मीडिया कर्मियों और का, प्रबंधक टीम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सफल आयोजन के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डेनिस जी।